वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में अब तक हम लोगों ने अनबायसनेस पढ़ लिया है और आज हम कंसिस्टेंसी को आगे बढ़ाते हैं। कल आपने कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन जानी, थोड़ा सा आपको हम रिवाइज कराते हैं। किसी स्टैटिस्टिक्स टी को किसी पैरामीटर थीटा के लिए कंसिस्टेंट कब कहा जाएगा? जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मॉड मीन्स होता है या तो टी थीटा से बड़ा है या तो छोटा है बट आस पास है, ये डिफरेंस किसी स्मॉल पॉजिटिव नंबर से छोटा हो जाए और इस बात की प्रोबेबिलिटी टेंडिंग टू 1 हो जाए जब सैंपल थोड़ा सा बड़ा हो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। ये कंडीशन होल्ड करने पर हम कहते हैं द स्टैटिस्टिक्स टी इज़ कंसिस्टेंट फॉर द पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा। कल की क्लास में हमने एक आपको प्रूफ भी करके दिखाया कि अगर x1 x2 डॉट डॉट xn नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिए जा रहे हैं जिसका मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो सैंपल मीन इज़ कंसिस्टेंट फॉर म्यू। ये प्रूफ हमने कल आपको करके दिखाया। आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमको इस बड़े से प्रूफ से बचाती है। यानी कल हमने जो प्रूफ आपको करके दिखाया, आपने देखा वो काफ़ी बड़ा था। अगर हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन अप्लाई कर दें तो इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। पहले जानते हैं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती क्या है। किसी भी स्टैटिस्टिक्स का जो एक्सपेक्टेशन है वो थीटा के बराबर अगर आ जाए अंडर द कंडीशन दिस, यानी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की कंडीशन के साथ ये थीटा के बराबर आए, एंड एट द सेम टाइम द वेरिएंस ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स इज बिकम्स जीरो अंडर द कंडीशन दिस n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर ये दो प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएं तो हम किसी भी स्टैटिस्टिक्स टी को पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा के लिए डायरेक्टली कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। अब जो सवाल कल हमने किया उसमें हमने प्रूफ किया था प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स बार माइनस म्यू लेस देन एप्सिलॉन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इक्वल टू 1। इसको हम लोगों ने टेंडिंग टू 1 प्रूफ किया था। क्या इन दो कंडीशंस को यूज करते हुए हम प्रूफ कर सकते हैं कि x बार म्यू के लिए कंसिस्टेंट है? आइए देखते हैं कैसे। कल की क्लास में हमने आपको डिस्ट्रीब्यूशंस बताए थे कि सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई n। और दो और आपको हमने बताए थे कल, एक सैंपल मीडियन का बताया था और दूसरा सैंपल वेरिएंस का बताया था। तो इनकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। ये भी नॉर्मल को फॉलो करते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। अभी जो हम लेकर चल रहे हैं वो x बार है। यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो बोलते हैं x बार फॉलोज नॉर्मल विद मीन म्यू। मीन का मतलब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू के बराबर है, और विद वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई n, और इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई n के बराबर है। अब अगर हम इसमें लिमिट ऑपरेट कर दें, यानी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल x बार, तो इसकी जो वैल्यू है इधर भी लिमिट ऑपरेट हो जाएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी म्यू। अब इधर n तो है ही नहीं, जब n है नहीं तो लिमिट लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये म्यू के बराबर आ जाएगा। अब ये लिमिट ऑपरेट होने जा रही किस पे, वेरिएंस ऑफ x बार पे। जब वेरिएंस ऑफ x बार पे लिमिट इम्पोज करेंगे तो ये है सिग्मा स्क्वायर बाई n, और जैसे ही n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे ये क्या बन जाएगा, 0। तो आपने देखा कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में दोनों कंडीशन होल्ड कर गई, एक्सपेक्टेशन लिमिट लेने पर पैरामीटर के बराबर आ गया और वेरिएंस 0 के बराबर आ गया। तो हम इस कंडीशन के थ्रू कह सकते हैं डायरेक्टली कि सैंपल मीन इज कंसिस्टेंट फॉर पॉपुलेशन मीन। अब हम लोग दो सवालों को अभी और करने वाले हैं। उन दोनों में पहले हम लगाएंगे नेसेसरी कंडीशन, उसके बाद लगाएंगे ये वाली कंडीशन जो कि फुल प्रूफ देती है। फुल प्रूफ कराने का एक ही पर्पज़ है कि ये जो नेसेसरी से हम करते हैं
इसकी वैलिडिटी भी चेक हो जाएगी कि ये फार्मूला वैलिड है कि नहीं, यानी ये जो बताता है क्या वो सही भी होता है। जो 3 डिस्ट्रीब्यूशंस आपको याद रखने हैं वो नोट्स में आपको दिए गए हैं। आप इन नोट्स में से इनको नोट कर लेना अपनी कॉपी पे। ये देखिए, फॉर लार्ज सैंपल, जब सैंपल साइज बड़ा हो तो हमको 3 फार्मूले याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है सैंपल मीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सैंपल मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा और इसके पैरामीटर्स होंगे ये मीन, म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई एन। सैंपल की जो मीडियन होगी वो भी नॉर्मल को फॉलो करेगी। इसका मीन म्यू होगा और वेरिएंस होगा पाई बाई 2 सिग्मा स्क्वायर बाई एन। और जो एस स्क्वायर होगा, सैंपल वेरिएंस, जिसको स्मॉल एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ये भी फॉलो करेगा नॉर्मल को विद मीन सिग्मा स्क्वायर, यानी इस एस स्क्वायर का मीन सिग्मा स्क्वायर होगा और इसका वेरिएंस होगा 2 सिग्मा टू द पावर 4 बाई एन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सेकेंड वाला प्रूफ करेंगे, सैंपल मीडियन। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने जो कंडीशन आई है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की, उसको एक तरीके से और प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो सेमेस्टर 1 पेपर प्रोबेबिलिटी में आपने एक इनइक्वालिटी पढ़ी होगी, चेबीशेव इनइक्वालिटी पढ़ी है बेटा? ठीक है, इसका स्टेटमेंट याद है? नहीं याद है ना? चलो, ये इनइक्वालिटी आपको काम आती रहेगी, तो इसको आप याद करिए, है ना। देखिए क्या होती है इनइक्वालिटी। चेबीशेव इनइक्वालिटी में हम स्टैटिस्टिक्स टी और थीटा को मॉड वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू एनी कांस्टेंट सी, और यहाँ पर लिखते हैं लेस आर इक्वल टू, और फार्मूला बनता है वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ टी है तो यहाँ वेरिएंस ऑफ टी कर लो। इसका एक फार्मूला और बनता है क्या, प्रोबेबिलिटी मॉड टी माइनस थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ टी कर लो। अगर अनबायस्ड होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर थीटा आ जाएगा। टी माइनस एक्सपेक्टेशन टी मतलब टी का मीन, और अब की बार ग्रेटर की जगह पे लेस हो जाएगा। यहाँ लेस हुआ है तो यहाँ ग्रेटर हो जाएगा, और रिजल्ट ये आता है। ये 2 रिजल्ट्स हैं चेबीशेव इनइक्वालिटी के। तो चेबीशेव इनइक्वालिटी को प्रूफ करना हमने आपको सेम 1 में कराया है। अगर आपको नहीं भी याद है तो यूट्यूब पे इनके लेक्चर्स पड़े हुए हैं। चेबीशेव का प्रूफ यूट्यूब पे है, बीएससी सेम 1 प्रोबेबिलिटी, आप सर्च करेंगे प्लेलिस्ट तो आपको ये मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे हम इसकी मदद से कंसिस्टेंसी की प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। तो कंसिस्टेंसी की प्रॉपर्टी है क्या, ज़रा देखते हैं। कंसिस्टेंसी की प्रॉपर्टी में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड टी माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन, और ये टेंडिंग टू 1, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इसको हम प्रूफ कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे ही n इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है कि एक्सपेक्टेशन टी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, और वेरिएंस टी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब इस वाले फार्मूले में c की जगह पे क्या पुट कर दें, एप्सिलॉन पुट कर दें, और लिमिट की कंडीशन इम्पोज कर दें। तो जैसे ही लिमिट की कंडीशन इम्पोज की गई n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आया प्रोबेबिलिटी मॉड टी। अब लिमिट की कंडीशन में ये बात भी है कि जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो एक्सपेक्टेशन टी थीटा के बराबर होगा। ये हो गया नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से। c की जगह पे एप्सिलॉन आ गया तो एप्सिलॉन पुट कर देते हैं, और यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस, जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो वेरिएबल क्या हो जाएगा 0 अब ये बात सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है किसी भी प्रोबेबिलिटी होती है, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जो वेरिएंस की वैल्यू है वो 0 हो जा रही है, और ये वैल्यू 0 जब हम इस चेबीशेव के फार्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा।
अब 0 आने के बाद जब हम इस इक्वेशन को राइट करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड t माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अब प्रोबेबिलिटी की जो लिमिट अभी हमने बताई, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से 1। यानी कि अगर कहीं पर ये लिखा मिल जाए ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो इसके दो मीनिंग होंगे। पहला मीनिंग होगा प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 और दूसरा होगा प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। तो ये वाला सही हो ही नहीं सकता और ये वाला सही। यहाँ पर क्या आया है, ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन वाला जो 1 है वो नॉट पॉसिबल। तो बचा क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड t माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन टेंडिंग टू 1। ग्रेटर देन हट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो जो कंसिस्टेंसी की डेफिनीशन है वो चेबीशेव इनइक्वालिटी से भी प्रूफ हो गई। ओके चलो अब हम जल्दी से सैंपल मीडियन और सैंपल वेरिएंस का देखते हैं। तो सैंपल मीडियन क्या थी, सैंपल मीडियन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस पाई बाई 2 सिग्मा स्क्वायर बाई एन। और एस स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन दिस एंड वेरिएंस दिस। तो पहले हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों पे लगाते हैं, देखते हैं यहाँ से हमको क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर जब हम लगाएंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार, तो आपको दिख रहा होगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार में कहीं भी n नहीं है। यानी जब हम इधर भी लिमिट ऑपरेट करेंगे, इसकी वैल्यू म्यू है तो ये म्यू के इक्वल ही आ जाएगा। अगर n होता तो n की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देते, जब n है ही नहीं तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू ये आ गई। अगर वेरिएंस हम इसका निकालें मीडियन का, तो वेरिएंस क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट ऑपरेट करने के साथ ही वेरिएंस निकालना है। यहाँ आ गया पाई बाई 2 सिग्मा स्क्वायर बाई एन। जैसे ही n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे ये क्या बन जाएगा, 0। तो एक्सपेक्टेशन पैरामीटर के बराबर आई और वेरिएंस 0 के बराबर आया, तो हम कह सकते हैं कि सैंपल मीडियन इज कंसिस्टेंट फॉर पॉपुलेशन मीन। जरा इस तरफ आते हैं, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर निकालेंगे लिमिट पर। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, सिग्मा स्क्वायर। अब सिग्मा स्क्वायर में तो n है नहीं, तो यहाँ पर भी हम डायरेक्टली इसको सिग्मा स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि n है नहीं तो लिमिट का कोई काम नहीं। अगर वेरिएंस की कैलकुलेशन करें तो वेरिएंस की कैलकुलेशन में क्या होगा, इसका वेरिएंस कितना आएगा, 2 सिग्मा टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई n। अब जैसे ही लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे क्या बन जाएगा, 0। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला कि एस स्क्वायर है कंसिस्टेंट, किसके लिए कंसिस्टेंट है, सिग्मा स्क्वायर के लिए। अब यही दो प्रूफ हम करेंगे फुल मेथड से और देखेंगे कि क्या जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमको बताता है वो एकदम सही होता है। फुल प्रूफ से करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एसएनवी का सहारा लेना पड़ेगा। तो एसएनवी का सहारा लेंगे कैसे, आइए देखते हैं। हमने अभी अभी देखा कि सैंपल मीडियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी विद मीन म्यू एंड वेरिएंस पाई बाई 2 सिग्मा स्क्वायर बाई एन। अगर हम यहाँ से एसएनवी बनाएं तो कैसे बनाएंगे, एक्स मीडियन माइनस मीन, हम किसी भी रैंडम वेरिएबल से उसका मीन घटाएं और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दें, तो ये बनता है जेड, और जेड को कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। इसको नाम देते हैं एसएनवी, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ओके, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें इसकी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड अंडर रूट पाई बाई 2 सिग्मा स्क्वायर बाई एन, ये वैल्यू आएगी इसकी। इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, वैसे ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रूफ पे।
तो कैसे प्रूफ करेंगे? हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? डेफिनीशन से। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड सैम्पल मीडियन माइनस पैरामीटर म्यू और लेस देन एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो कैलकुलेट करते समय हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये जो वैल्यू आई है इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे? ये वैल्यू पुट कर देंगे। कर देते हैं, है ना। मॉड है तो मॉड लगा रहेगा z अंडर रूट पाई बाई 2 अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर बाई n। कोई दिक्कत तो नहीं, ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर ली। कहाँ से सब्स्टिट्यूट की? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट से। ओके बेटा। अब जब कोई वैल्यू मॉड में होती है और हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? z पाई बाई 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन n लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। ओके। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? हम एक काम करते हैं कि रैंडम वेरिएबल को यहाँ पर केवल रोकते हैं, बाकी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा एप्सिलॉन से तो क्या बन जाएगा? पाई बाई 2 का 2 बाई पाई बन जाएगा और सिग्मा स्क्वायर n का n बाई सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली इधर भी यही होगा 2 बाई पाई एंड n बाई सिग्मा स्क्वायर। अब रैंडम वेरिएबल कौन बचा? केवल और केवल z। तो हम अब z के PDF को यानी कि fz को इस रेंज पर, कौन सी रेंज? माइनस एप्सिलॉन 2 बाई पाई n बाई सिग्मा स्क्वायर। अपर रेंज क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन 2 बाई पाई n बाई सिग्मा स्क्वायर, ये अपर रेंज। और साइड में कंडीशन भी लगी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक z के फंक्शन fz को इंटीग्रेट करेंगे। जैसे ही n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, नीचे वाला n इन्फिनिटी इस पूरे को इन्फिनिटी बनाएगा, आगे लगा है माइनस तो माइनस इन्फिनिटी, ऊपर वाला प्लस इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बना fz dz। ये fz क्या है? z का PDF है और PDF को अगर हम होल रेंज पे इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू कितनी मिलती है? 1। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने फुल प्रूफ से इसको कर लिया। अब आपके मन में बस एक सवाल ये आ सकता है कि ये वैल्यू 1 कैसे होती है। तो अगर आपको नहीं पता तो हम इसको बता देते हैं, ठीक है। हमारे पास जब x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है जिसका मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है, तो इसका जो fx यानी PDF होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई टू द पावर माइनस 1 बाई 2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल ऑफ स्क्वायर। और अगर हम SNV में कन्वर्ट करें तो इसको लिखते हैं x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा और इसको नाम देते हैं z और कहते हैं ये फॉलो करेगा नॉर्मल 0 1। तो हम आपको करके दिखाते हैं कि कैसे इसका मीन 0 और वेरिएंस 1 आता है। मान लो हम इसका मीन निकालें तो एक्सपेक्टेशन ऑपरेट करेंगे, यहाँ भी एक्सपेक्टेशन ऑपरेट करेंगे। अब एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी होती है कि कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाते हैं, तो सिग्मा बाहर आ जाएगा, म्यू भी बाहर आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन किस पे लगेगी? x पे। और x नॉर्मल मीन म्यू के साथ फॉलो हो रहा है तो इस x की एक्सपेक्टेशन कितनी हो जाएगी? दोनों कैंसिल, तो क्या आ गया? 0। तो आपने देखा z का मीन 0 आया। अब जरा z का वेरिएंस भी देख लो 1 कैसे आता है। तो वेरिएंस ऑपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? x माइनस म्यू अपान सिग्मा। अब बेटा वेरिएंस की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। वेरिएंस में कोई कांस्टेंट बाहर आता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, तो 1 अपॉन सिग्मा बाहर आएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर। बचा क्या? वेरिएंस x माइनस म्यू। वेरिएंस में अगर रैंडम वेरिएबल में कोई चीज़ जुड़ रही हो या घट रही हो तो उसका वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी ये वेरिएंस x बन जाएगा। ये चेंज ऑफ ओरिजिन होता है, ओरिजिन का इफेक्ट वेरिएंस पे नहीं पड़ता है। अब वेरिएंस x है कितना? सिग्मा स्क्वायर, और नीचे भी सिग्मा स्क्वायर, कैंसिल होके कितना आ गया? 1। तो आपने देखा कि z का जो मीन आया वो कितना आया? 0 और वेरिएंस कितना आया? 1। तो SNV समझ में आया कैसे होता है ये। अब अगर कोई SNV है तो उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है,
जो आपने पहले PDF लिखा था उसमें सिग्मा की जगह 1 पुट कर दो, तो सिग्मा √2 होता है, सिग्मा की जगह 1 हो गया। e⁻⁻1/2 यहाँ होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को क्या लिया गया है, z लिया गया है, तो z² पुट कर देंगे, बस बन गया। क्या बन गया? PDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। अब इसी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को जब इसकी होल रेंज पे इंटीग्रेट करेंगे तो 1 कैसे आता है, ये अभी हम आपको करके दिखाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला काम हम करते हैं ये कि 1/2 ये 1/√2π कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं। अब -∞ टू इन्फिनिटी है और e की पावर में -1/2 z²। तो आपको बताना है कि ये फंक्शन z का इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। इवन ऑड के बारे में हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर हम किसी फंक्शन में इस x की जगह पे क्या पुट कर दें, -x, और पुट करने के बाद फंक्शन पे कोई फ़र्क ना पड़े, एज इट इज़ रहे। जैसे मान लो हमारे पास f(x) की वैल्यू कितनी है, x², हम यहाँ पर -x पुट कर देते हैं, तो इधर भी -x पुट करेंगे, लेकिन जैसे स्क्वायर किया ये फिर से क्या बन गया, वही फंक्शन बन गया, तो माइनस को कोई इफेक्ट पड़ा। ऐसे फंक्शन होते हैं इवन। ये z का फंक्शन है, अगर z की जगह -z पुट करोगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो ये है इवन, और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल में कि लिमिट सेम है, एक प्लस में एक माइनस में है, इवन होने पर हम उसको 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 गुना कर देंगे, 2 टाइम्स। ओके ओके, यस सर। इंटर में आपने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा होगा, है ना? हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो आप? सर इंग्लिश मीडियम। अच्छा, तब तो डेफिनेट ही बोलेंगे। अगर हिंदी मीडियम वाले होते तो निश्चित समाकलन कहते हैं इसको हिंदी में। ओके, अब 2 तो यहाँ पर आ गया, कांस्टेंट था। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, हम e की पावर में जो कुछ है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। z²/2 को क्या मान लें, t। यहाँ से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2z dz/2 इक्वल टू dt। 2 से 2 कैंसिल, z dz की वैल्यू dt आ गई। अगर यहाँ से z की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, z की वैल्यू आएगी √2t। क्लियर? चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लिमिट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? अगर z 0 रखोगे तो t भी 0, और z इन्फिनिटी रखोगे तो t भी इन्फिनिटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। e की पावर में क्या आ गया, -t, क्योंकि z²/2 की जगह पे t पुट हो गया है। dz की जगह जरा देखिए कितना आया है, dt/z। यहाँ से dz की dt/z आया है और z की वैल्यू है √2t, तो ये हो गया √2t। अब फिर से इसको सॉल्व करते हैं। तो √2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, यहाँ पे एक 2 पहले से था, √2 बाहर आएगा तो इस √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल 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 जाएंगी, यहाँ चला है और -2 और t को अगर ऊपर लिखा तो क्या लिख तो क्या लिख दिस 1 डाउन। अब क्या करेंगे, इसको गामा फंक्शन बनाना है। तो गामा फंक्शन में क्या होता है, e की पावर -t, t की पावर n-1, यानी हम n-1 ऐसे लिखें कि इसकी वैल्यू ना बदलने पाए। तो क्यों ना हम इसको 1/2 -1 लिख दें, तो क्या इसकी वैल्यू बदलेगी, माइनस हाफ रहेगी। अब ये गामा फंक्शन बन गया, क्या बना, गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती, कौन बताएगा? गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। ये और ये कैंसिल, रिजल्ट में कितना आ गया, 1। तो देखा आपने कि कैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के PDF को हम लोगों ने होल रेंज पे इंटीग्रेट किया और उसकी वैल्यू 1। अब आप जब फर्स्ट ईयर में होते हो तो इसको प्रूफ करके दिखाते हो, लेकिन जब आप हायर क्लास में आते हो तो PDF को होल रेंज पे इंटीग्रेट करने पर 1 मिलता है। इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि ये पहली क्लास का हो जाता है, इस वजह से। तो आपको ये पूरा समझ में आया, ठीक है? अब आज आपका होमवर्क क्या है, हमने आपको 2 प्रूफ कराए, एक सैंपल मीन का कराया, एक कराया सैंपल मीडियन का, एक अभी बच रहा है किसका, s² का।
आपको सिमिलरली इसका करना है प्रूफ। ओके, Yes, sir. ये आज का होमवर्क है। अगर आप नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ में आता है, तो कल की क्लास में आपको बताना है। अब आपको थोड़ी सी बातें और बताते हैं। जब हम अनबायसनेस पढ़ रहे थे तो अनबायसनेस में एक जगह पर ऐसा आया था कि अनबायसनेस के नाम के आगे एसिम्प्टोटिकली लगा दिया गया था, याद है? Yes, sir. कब लगाया गया था? जब भी किसी N स्टैटिस्ट tends to infinity हो जाता है जब. वेरी गुड। So limit e की पावर t n tends to infinity is अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए, यानी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के साथ t की एक्सपेक्टेशन लें और थीटा आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये अनबायस्ड है। asymptotic. और आपने अभी अभी क्या पढ़ा? कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी में यही कंडीशन तो थी पहली वाली। अब आपसे वाइबा में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर अनबायस्ड? क्या कंसिस्टेंट एस्टिमेटर अनबायस्ड होते हैं? आपका आंसर क्या होगा? Yes. नहीं, नो होगा आपका आंसर। No, क- sir, no. क्या फिर आंसर होगा क्या? अगर नो कहोगे तो क्या आंसर देना है फिर? आपको बताना है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर आर नॉट अनबायस्ड, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर आर। Asymptotically unbiased. डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, वाइबा में आपके काम आएगी। ठीक है, अब इसको अभी अभी हमने पढ़ा, इसका एक एग्जाम्पल भी देख लें तो और अच्छी बात हो जाएगी, है ना? चलो देखते एग्जाम्पल। Yes, sir. आपको हमने एक प्रूफ कराया था सिग्मा स्क्वायर का अनबायस एस्टिमेटर। तो हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया था, स्टैटिस्टिक्स ली थी एस स्क्वायर, जिसकी ये वैल्यू थी। और जब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली गई थी तो क्या सिग्मा स्क्वायर के बराबर आया था? नहीं आया था। नहीं आया था तो क्या आया था? इसकी जो एक्सपेक्टेशन आई थी वो आई थी n-1/n सिग्मा स्क्वायर, Sigma square. ये आया था। फिर हमने आपको लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी यहाँ करके दिखाया था। जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी किया गया था तो ये पाया गया कि एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर के लिए अनबायस्ड हो गया। तो अब ध्यान क्या रखना है, एस स्क्वायर की वैल्यू चाहे ये हो, और अभी जो एस स्क्वायर आपको यहाँ पर दिया जा रहा था फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मीन सिग्मा स्क्वायर है, और वेरिएंस 2 सिग्मा की पावर 4/n है। ये वाला एस स्क्वायर ये नहीं है, ये वाला एस स्क्वायर ये है। जब दोनों अलग अलग आते हैं तो इनको एक ही तरीके से लिखा जाता है, जब साथ में आते हैं तो इनमें चेंजेस किए जाते हैं या इनकी डेफिनेशन दे दी जाती है। ये वाला था अनबायस्ड, ओके, ये वाला था अनबायस्ड और ये वाला था बायस्ड। लेकिन जब बात कंसिस्टेंसी की करेंगे तो कंसिस्टेंसी में क्या होगा, इसको लिमिट पे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड हो जाएगा और वेरिएंस निकालने पर जीरो भी आ जाएगा। तो इन केस ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर दीज टू आर कंसिस्टेंट, both are consistent, but in case of unbiasedness this one is unbiased but this one is asymptotically unbiased। आपको डिफरेंस क्लियर हुआ? एक बार फिर से हम बताते हैं। Sir, एक बार explain कर दीजिए. सिग्मा स्क्वायर के लिए हम दो एस्टिमेटर यूज करते हैं, एक ये यूज करते हैं, इसको हम अगर एस स्क्वायर से कहें डिनोट करें तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आती है? इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है n-1/n सिग्मा स्क्वायर। अब मान लो यहाँ से अनबायस एस्टिमेटर फाइंड आउट करते तो क्या होता? ध्यान देना, साफ सब कुछ यहीं से बन रहा है। हम n और n-1 को इस तरफ स्विच शिफ्ट कर लेते और जब एक्सपेक्टेशन निकालते तो सिग्मा स्क्वायर आता, यानी ये सिग्मा स्क्वायर का अनबायस एस्टिमेटर बना। अब जरा इसकी वैल्यू निकालो, देखो आएगी क्या। तो n-1 तो है, इसकी वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू क्या है? 1/n समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to n xi माइनस एक्स बार स्क्वायर। इस n से इस n को कैंसिल कर दो। अब देखो क्या बचा, n-1 समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to n xi माइनस एक्स बार स्क्वायर, और
बाहर क्या चल रहा था, एक्सपेक्टेशन। अब आपको कुछ दिखा, एस स्क्वायर जिसकी वैल्यू ये है, जब इसका एक्सपेक्टेशन लिया गया तो ये आया, लेकिन जब वैल्यू में n-1 आया तो एक्सपेक्टेशन कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर। यानी कि जब 1/n होगा तो अनबायस्ड नहीं होगा, और जब 1/n-1 होगा तो अनबायस्ड होगा। ठीक है, लेकिन जब बात करेंगे कंसिस्टेंसी की, तो कंसिस्टेंसी में चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों के दोनों ही क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। क्यों कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंसी की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, इसकी तो डायरेक्ट हो जाएगी। कैसे डायरेक्ट हो जाएगी, अभी प्रूफ करके दिखाया, क्योंकि ये क्या फॉलो करता है, ये फॉलो करता है नॉर्मल सिग्मा स्क्वायर टू सिग्मा पावर 4/n। तो जब हम इसकी एक्सपेक्टेशन लेंगे, इसको t मान लो थोड़ी देर के लिए, इसकी एक्सपेक्टेशन लेंगे तो सिग्मा स्क्वायर आएगा। लिमिट लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि n तो है ही नहीं। और जब वेरिएंस लेंगे इसका तो क्या आएगा, ये कितना आ जाएगा, 0। जैसे ही n टेंडिंग टू लिमिट लगाएंगे तो क्या ये कंसिस्टेंट हुआ। अब इसकी बात करते हैं, ये कंसिस्टेंट कब होगा, जब लिमिट में n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करें और ये सिग्मा स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो इसकी एक्सपेक्टेशन आती कितनी है, n-1/n सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा और स्क्वायर। बाहर क्या लगा हुआ है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ऐसे ही लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे, हो क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा ये। सिग्मा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1-1/n, 1-1/n। और 1-1/n में जैसे ही n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे, ये 0 ये 1, यानी सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये वाला इस लिमिट में अनबायस्ड हो गया, और कंसिस्टेंसी की यही तो कंडीशन होती है कि लिमिट लेने पर सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, लिमिट लेने पर पैरामीटर के बराबर है। क्लियर, हाँ बेटा क्लियर। सर वॉइस नहीं आ रही थी आपकी। हाँ, यहाँ पर हमने बताया ये कि कंसिस्टेंसी की जो वो होती है प्रॉपर्टी, वो यही तो होती है कि लिमिट लेने पर सिग्मा स्क्वायर के बराबर है। तो इसकी भी तो लिमिट लेने पे सिग्मा स्क्वायर के बराबर एक्सपेक्टेशन आ रही है, तो क्या ये कंसिस्टेंट नहीं होगा। सर तो कंसिस्टेंसी में दोनों कंसिस्टेंट हो जाएंगे, जबकि अनबायसनेस में ये अनबायस नहीं है, जबकि ये वाला अनबायस्ड है। ओके, तो डिफरेंस क्लियर हो गया दोनों में। अब अगर आपसे मैं फिर से पूछूं कि क्या कंसिस्टेंट एस्टिमेटर अनबायस्ड होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, तो वो एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड होते हैं। हाँ, अनबायस्ड नहीं बल्कि एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड होंगे। ये वाइबा का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, मतलब अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा तो, नहीं तो सिंपल वाले पूछेंगे तो वो बताना, बट आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आज की क्लास में आपने जितनी चीज़ें पढ़ी इनको रिवाइज भी करना है आपको। अगली क्लास जो कल की है, इसमें हम आपको कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रूफ करवाएंगे, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन हम आज आपको दे रहे हैं। आपको एक तो ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है, सिंपल है, देखना, अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको मुझे बताना है। इसके अलावा नीचे एक क्वेश्चन और है, ये वाला आपको ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको ट्राई करना है, देखना आप इसे कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको ट्राई करना है, ये हमने करवा दिया है आज, इसमें नोट्स में है, आपको देखकर समझना भी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, सैम्पल वेरिएंस एस स्क्वायर इज कंसिस्टेंट। ये प्रूफ आपको आज हमने होमवर्क में दिया है, आप खुद से करना, ना हो तो यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अल्टरनेटिव में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लगाई गई है, ठीक है, तो अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आता है कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। तो कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन को आपको थोड़ा सा पढ़ना है, कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। अगली क्लास में हम आपको कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन पे ये प्रूफ करवाएंगे। कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी प्रूफ होंगे, चाहे वो यहाँ का हो या फिर आगे चलकर क्रैमर और इनइक्वालिटी का हो, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में खूब पूछे जाते हैं, ठीक है।
इनवेरियंस प्रॉपर्टी को हम आज आपको थोड़ा सा बताते हैं। व्हाट इज इनवेरियंस प्रॉपर्टी? कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की इनवेरियंस प्रॉपर्टी की बात करें तो स्टार्टिंग करेंगे अनबायस्डनेस से। अनबायस्डनेस में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था, याद करिए कि अगर टी थीटा के लिए अनबायस्ड है तो थीटा का फंक्शन बना लो, थीटा स्क्वायर बना लो, अंडर रूट थीटा बना लो, 1/थीटा बना लो। जैसा फंक्शन बना है वैसे टी का फंक्शन भी बनाओ, टी स्क्वायर अंडर। जब किला का किला के आए तो ये भी अनबायस्ड होंगे। हाँ ना, पिछली क्लास में हमने आपको करके दिखाया था सारा। हो सर। नहीं होंगे, नॉट अनबायस्ड, ठीक है। तो जब ये चीज़ फॉलो ना हो तो हम कहते हैं कि इनवेरियंस प्रॉपर्टी नॉट फॉलो, इसी को कहते हैं इनवेरियंस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। अगर टी थीटा के लिए कंसिस्टेंट है और हमने थीटा का कोई फंक्शन बनाया साई थीटा, एक कंडीशन जो आपको याद रखनी है वो ये कि साई थीटा थीटा का कैसा फंक्शन होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। अगर ये नहीं लिखोगे तो सब गलत। साई थीटा इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ थीटा। अब साई थीटा थीटा का जैसा भी फंक्शन हो, सिमिलर फंक्शन टी का भी बना लो। और अगर कहा जाता है कि टी थीटा के लिए कंसिस्टेंट है तो साई टी भी साई थीटा के लिए कंसिस्टेंट होगा। यानी अनबायसनेस इनवेरियंस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता था, जबकि कंसिस्टेंसी इनवेरियंस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। कंसिस्टेंसी के बाद सफिशिएंसी भी इनवेरियंस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके, तो आगे की क्लासेस में हम आपको इनवेरियंस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी करवाएंगे, कॉसी का करवाएंगे, फिर इनवेरियंस का करवाएंगे। थोड़ा सा और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। साई थीटा कैसा हो सकता है? थीटा का फंक्शन थीटा स्क्वायर हो सकता है, थीटा प्लस 2 हो सकता है, थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस 3 हो सकता है, कैसा भी फंक्शन। अब अगर थीटा स्क्वायर है तो थीटा के लिए टी कंसिस्टेंट था तो करस्पॉन्डिंग थीटा स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर बनेगा। थीटा प्लस 2 है तो टी प्लस 2 बनेगा, ये है तो बनेगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। मीन्स जैसा ये होगा वैसा ही टी का फंक्शन बनेगा। और ड्यू टू इनवेरियंस प्रॉपर्टी all these are consistent for these respectively. ओके, तो कंसिस्टेंसी की क्लास अगली में आपको हम फिनिश कर देंगे, कंसिस्टेंसी फिनिश हो जाएगी, फिर एफिशिएंसी जो नई प्रॉपर्टी है उसको स्टार्ट करेंगे। तो बेटा जो कल की क्लास आपकी है वो शाम को नहीं होगी, वो क्लास कल सुबह होगी। आज की क्लास यहीं तक, थोड़ा पहले मैसेज कर दीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।